नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव से पूरा मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है। एक तरफ ओमान में वार्ता की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान दोनों ही जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। ओमान में वार्ता से पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अरब सागर में सेना तैनात कर दी है। वहीं ईरान ने भी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल की तैनाती कर दी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वार्ता की आड़ में जंग की तैयारी में जुटे हैं अमेरिका और ईरान? क्या आज यानी 6 फरवरी को होने वाला है हमला? क्योंकि 2024 में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। तो कैसे ओमान की वार्ता को लेकर मिडिल ईस्ट देशों में बढ़ी चिंता? क्या अमेरिका और ईरान में शुरू होने वाली है जंग? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में सेना और बलूचों के बीच संघर्ष जारी। बीएलए की चेतावनी, हम जिंदा खाल उधेड़ देंगे। सेना का दावा, ऑपरेशन खत्म। चीन में टॉप जनरल के बाद सांसदों पर एक्शन। रक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 सांसद बर्खास्त। जिनपिंग की कार्रवाई पर उठे सवाल। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंशा पर सवाल। परमाणु संधि आगे बढ़ाने से अमेरिका का इनकार। अबू धाबी की त्रिपक्षीय वार्ता में युद्ध विराम पर जोर। और चलते चलते में देखेंगे हवा में फैल रहा कभी न खत्म होने वाला जहर, वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका संग बांग्लादेश की बड़ी सीक्रेट डील। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले 9 फरवरी को डील पर होंगे हस्ताक्षर। गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योग को भारी नुकसान की आशंका। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक। व्यापार समझौते पर हुई बात। जल्दी ही डील पर मुहर लगने की जताई संभावना। डिएगो गार्सिया में सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, सैन्य बेस की सुरक्षा हमारा अधिकार। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच समझौते पर भड़का है अमेरिका। 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के दावों पर व्हाइट हाउस का बयान। ट्रंप प्रशासन जांच कर रहा। रूस पर डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन को हराने में मदद करने के लगे हैं आरोप। तो अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होगी या जंग होने वाली है? ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं क्योंकि तैयारियां दोनों की ही चल रही हैं। अमेरिका ने ही बातचीत के लिए ईरान पर दबाव बनाया। तुर्की में बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी, लेकिन ऐन वक्त पर ईरान ने वेन्यू में बदलाव कर दिया और अब तुर्की की बजाय ओमान में वार्ता हो रही है, और वो भी ईरान की शर्तों पर। वैसे ईरान की डिमांड पर अमेरिका का झुकना मुश्किल नजर आ रहा था। इजरायली मीडिया ने तो साफ कह दिया था कि वार्ता रद्द हो गई है, लेकिन अब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। कतर, तुर्की और मिस्र की मध्यस्थता से कराई जा रही इस मीटिंग का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर है। बैठक की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी कर रहे हैं, जिसमें ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तो अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पहुंचे हुए हैं। एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ जंग की भी आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे। देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। अपने निकलने का प्लान खुद बनाएं और इसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर भरोसा ना करें। मौजूदा हालात में आधिकारिक मदद बेहद सीमित है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने दिन से अमेरिका ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, फिर बैठक से ठीक पहले ये चेतावनी क्यों दी जा रही है? और यही नहीं, अमेरिका ने अरब सागर में सेना भी तैनात कर दी है। पहले ही यहां अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, और अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीक्रेट बंकर को टारगेट किए हुए हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान को दोबारा धोखा देने की तैयारी में तो नहीं है? क्या आज यानी 6 फरवरी को ही ईरान पर हमला होने वाला है? लेकिन इस बार अमेरिका के लिए ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से सतर्क है और हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह तैयार भी है। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अपनी सबसे एडवांस्ड लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 तैनात कर दी है। इजरायली मीडिया ने ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के हवाले से यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि यह वही मिसाइल है जो बीते साल इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान के लिए काफी कारगर रही थी। खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर यानी 1240 मील है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है।
इसे रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन टाइम काफी कम हो जाता है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी भी दी है। कहा है कि ईरान खुली आंखों के साथ और बीते 1 साल की यादों को ध्यान में रखते हुए बातचीत कर रहा है। ईरान सिद्धांतों वाली कूटनीति पर पूरी तरह तैयार है। किसी भी समझौते के लिए वादों को निभाना जरूरी है। बराबरी का दर्जा, आपसी सम्मान और आपसी हित कोई दिखावटी बातें नहीं है, बल्कि ये एक टिकाऊ समझौते की बुनियाद और जरूरी शर्तें हैं। अराक्ची के इन बयानों से साफ है कि इस बार अमेरिका उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। बहरहाल इस वार्ता पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अगर शांति की यह कोशिश सफल नहीं हुई तो मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। बलूच लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार टकराव देखा जा रहा है और अब दोनों के बीच की यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण गोलीबारी जारी है। सेना आम लोगों को निशाना बना रही है ताकि बलूच विद्रोहियों पर दबाव डाला जा सके, लेकिन बलूच विद्रोही झुकने को तैयार नहीं है और अब उन्होंने पाकिस्तानी सेना को खुली चेतावनी भी दे दी है। बलूच विद्रोहियों ने अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए उन्हें 1971 युद्ध में हार की याद दिलाई। नुश्की में बलूच लोगों की एक रैली को संबोधित करते हुए बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के एक विद्रोही ने कहा कि आज अगर आप जंग में शामिल होते हैं तो इंशाअल्लाह हम कब्जा करने वालों यानी पाकिस्तानी सेना को मार भगाएंगे। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट बांग्लादेश में उतरवा दी गई थी। अगर आप आज शामिल होते हैं तो हम उनकी खाल जिंदा ही उतार देंगे और उनकी हड्डियां तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब विद्रोहियों के हमलों से बलूचिस्तान जल रहा है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान छोड़कर भाग रही है और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के आम लोगों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आम लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में आम लोगों को मार रहा है। पिछले 5 दिनों में पूरे बलूचिस्तान में दर्जनों जगह हमले हुए। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 100 से ज्यादा आम लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और यह टकराव अब भयानक रूप लेता जा रहा है। और इस बीच सामने आई एक खबर ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोने और तांबे के माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लगभग $1.3 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजरें बलूचिस्तान के खजाने पर हैं, जबकि बलूच लड़ाके इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तानी सेना ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोहियों के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया था और यह संघर्ष कई दिनों तक चला, लेकिन अब इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। सेना का दावा है कि बलूचिस्तान में इस कार्रवाई में उन्होंने 216 विद्रोहियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन के दौरान 36 नागरिकों और 22 जवानों की भी जान चली गई। सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि 26 जनवरी को शुरू किया गया रद उल फितना 1 नाम का यह ऑपरेशन अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हमलों के दौरान कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा था, जिससे ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, लेकिन अब अभियान पूरा होने के बाद एक बार फिर रेलवे सेवा बहाल कर दी गई है। लेकिन जिस तरह बलूच के लड़ाके चेतावनी दे रहे हैं और विदेशी ताकतों का निवेश अब भी जारी है, ऐसे में संघर्ष की ये चिंगारी बुझती नजर नहीं आ रही। इस लिहाज से बलूचिस्तान क्षेत्र अब भी संवेदनशील बना हुआ है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन में अधिकारियों के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई की। तो चीन में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। हर दूसरे दिन टॉप अधिकारियों पर गाज गिर रही है। कभी रडार पर सेना के अधिकारी होते हैं तो कभी सरकारी अधिकारी। और इसी कड़ी में अब 3 सांसदों को उनके पद से हटा दिया गया है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक बर्खास्त किए गए सांसदों में चीन के अधिकांश सैन्य विमानों और ड्रोन का उत्पादन करने वाले सरकारी स्वामित्व वाले समूह एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना के पूर्व प्रमुख झोउ शिनमिन, मुख्य अभियंता लुओ क्यूई और एटमी हथियार शोधकर्ता लियू कैंगली शामिल हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बर्खास्तगी का कारण नहीं बताया गया और ना ही यह बताया गया कि रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु उद्योगों से जुड़े ये सांसद जांच के दायरे में थे। चीन की सरकार की तरफ से यह एक्शन ऐसे वक्त में लिया गया है जब पहले ही सेना के दूसरे नंबर के जनरल झांग यूक्सिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रक्षा मंत्रालय ने 24 जनवरी को कहा था कि वो जनरल झांग यूक्सिया के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के संदेह में जांच कर रहा है।
और ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब एक महीने बाद चीन की विधायिका यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सालाना बैठक होने वाली है, जो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के 5 वर्षीय योजना चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। अब ऐसे में इन कार्रवाइयों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने वफादारों की फौज खड़ी करने की यह मुहिम छेड़े हुए हैं, जिसकी चपेट में बड़े से बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे, लेकिन अब केवल 7 ऐसे जनरल मिले हैं जो अब भी एक्टिव नजर आते हैं। कई अधिकारी सार्वजनिक रूप से दिखना ही बंद हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि या तो उनके खिलाफ ठोस एक्शन लिया गया है या फिर खुद को बचाने के लिए उन्होंने सबसे दूरी बना ली है। वैसे भी चीन में कब क्या हो रहा है यह खबर बाहर नहीं आती, और जो खबरें आती भी हैं वो केवल वहां के सरकारी मीडिया से ही मिलती है, यानी सरकार जो बताना चाहती है दुनिया को बस वही पता चलता है। ऐसे में लगातार चल रही ये कार्रवाइयां बड़े सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि क्या ये महज भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है या जिनपिंग को अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और इसलिए वो इस तरह के आक्रामक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि आधुनिक चीन के इतिहास में इतनी बड़ी उथल पुथल पहले कभी नहीं देखी गई। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशों की। तो एक तरफ अमेरिका दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करवाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, यूएई में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट भी दे रहा है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच 2010 में परमाणु हथियारों के सीमित इस्तेमाल के लिए न्यू स्टार्ट नाम से जो संधि हुई थी वो अब खत्म हो गई है, जिसके बाद रूस और अमेरिका दोनों ही देश अपने परमाणु हथियारों के विकास और इस्तेमाल के लिए आजाद हो गए हैं। यही वजह है कि इसे लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि अब परमाणु जंग का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। और खास बात तो यह है कि रूस ने इस संधि को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जी हां, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑफर ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने इस संधि को स्वेच्छा से आगे बढ़ाने की बात कही थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि न्यू स्टार्ट संधि को आगे बढ़ाने की बजाय हमें अपने परमाणु विशेषज्ञों को एक नई, बेहतर और आधुनिक संधि पर काम करने के लिए कहना चाहिए, जो भविष्य में लंबे समय तक चल सके। जिसके बाद ट्रंप के इस दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ वो रूस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं, लेकिन हथियारों पर लगे प्रतिबंध पर उसे खुली छूट दे रहे हैं। वहीं बात करें त्रिपक्षीय वार्ता की, तो पिछले 2 दिन से अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता चल रही थी, जिसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की। 4 और 5 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता के लिए अबुधाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहे। इस दौरान स्थायी शांति के लिए जरूरी हालात बनाने पर फोकस किया गया। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों ने 314 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। 5 महीनों में यह पहली ऐसी अदला बदली है। यह नतीजा शांति वार्ता से हासिल हुआ है, जो सकारात्मक रही। हालांकि अभी भी काफी काम बाकी है, लेकिन इस तरह के कदम दिखाते हैं कि लगातार राजनयिक बातचीत से ठोस नतीजे मिल रहे हैं और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। यानी खुद अमेरिकी दूत ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए अभी भी काफी काम बाकी है। हालांकि उन्होंने उम्मीद भी जताई कि चर्चाएं जारी रहेंगी और आने वाले हफ्तों में और प्रगति होगी। लेकिन इस बातचीत के दौरान भी जिस तरह रूस और यूक्रेन ने अपने हमले जारी रखे, उससे दोनों देशों में शांति की इन कोशिशों की सफलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ओजोन लेयर की। तो एक दौर था जब दुनिया ओजोन परत में हो रहे छेद को लेकर डरी हुई थी। उस छेद को भरने के लिए हमने अपनी तकनीक बदली, रसायन बदले और काफी हद तक उसे बचाने में सफल भी हुए। लेकिन ताजा वैज्ञानिक शोधों ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि जिस समाधान ने ओजोन को बचाया, वही अब जहर बनकर हमारी हवा में घुल रहा है। दरअसल शुरुआत में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छेद कर रहा था, जिससे कैंसर और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका विकल्प HCFC, जिसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के रूप में निकाला। हालांकि ये गैसें ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वायुमंडल में पहुंचने पर ये घुल जाती हैं और एक बाय प्रोडक्ट पैदा करती हैं, जिसे TFA यानी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड कहते हैं। इसे फॉरएवर केमिकल यानी अमर रसायन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो धूप, ना ही बारिश से नष्ट होती है और ना ही मिट्टी में मिलती है।
यह रसायन एक बार हवा में पहुंची तो बस हवा में घुल मिलकर हजारों सालों तक यहां से वहां घूमती रहती है। इस प्रदूषण की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी पहुंच है। भले ही इन रसायनों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बड़े शहरों में किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके निशान दुनिया के सुदूर और दुर्गम इलाकों जैसे कि आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका के ग्लेशियरों में भी पाए हैं। आर्कटिक की बर्फ के नमूनों की जांच बताती है कि वहां टीएफए का स्तर पिछले कुछ दशकों में खतरनाक स्तर पर बढ़ा है। वैज्ञानिकों की अहम चिंता यह है कि अगर यह काम इसी गति से जारी रहा तो आने वाले वक्त में पीने के पानी और कृषि पर इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया के पास इस रसायन को पर्यावरण से पूरी तरह हटाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों का साफ मैसेज है कि हमें अब ग्रीन कूलिंग की दिशा में सोचना होगा। ओजोन परत को बचाना जरूरी था, लेकिन एक संकट को दूसरे और ज्यादा स्थायी संकट से बदलना कोई समाधान नहीं है। दुनिया को अब ऐसे प्राकृतिक कूलेंट जैसे अमोनिया या प्रोपेन की तरफ बढ़ने की जरूरत है, जो ना तो ओजोन को नुकसान पहुंचाए और ना ही आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर असर डाले। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।